सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहरोड के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे जो डिस्कशन का जो विषय है वो है लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल्स। ये जो लोकसभा का जो टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर और MA फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का बिंदु तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, SSC, बैंकिंग, रेलवे या RPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिट का, स्कूल लेक्चर का, सेकंड ग्रेड का, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि लोकसभा के इस टॉपिक से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन इससे आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य बताइए। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन, उनकी पदावधि, उनका कार्यकाल, उनकी शपथ, इन सब का वर्णन कीजिए। लोकसभा के गठन के बारे में बताइए, लोकसभा के संगठन की चर्चा कीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और एग्ज़ाम में भी। तो आइए चर्चा करते हैं लोकसभा के बारे में। दरअसल हमारे यहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें हमारे यहाँ संसदीय विधायिका को संसद कहा जाता है। हमारी जो संसद है इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से 79 से लेके और 122 तक है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है, 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी संसद का अंग जो है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। दरअसल हमारे यहाँ 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस स्लाइड में गलत दिया गया है, 1935 का भारत शासन अधिनियम नहीं था, बल्कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही केंद्र सरकार में 2 सदनात्मक व्यवस्था की गई थी। राज्यों में 2 सदनात्मक व्यवस्था जो थी वो 1935 के अधिनियम में हुई थी। तो ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसे ये जो हमारी विधायिका है इसे संसद का नाम देते हैं। इसके 3 अंग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को संसद का अंग इसलिए बनाया गया है क्योंकि कोई भी विधेयक कानून का स्वरूप तभी प्राप्त करता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह कानून नहीं बन पाता। तो यानी विधायी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होने के कारण राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। दूसरा है लोकसभा। लोकसभा जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला सदन है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहते हैं। तीसरा है राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये जो राज्यसभा जो है इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे वयोवर्ध या अनुभवी सदन भी कहा जाता है। वयोवर्ध या अनुभवी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान पहचान रखने वाले जो लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम है। हमारे जो डिस्कशन का जो आज टॉपिक है वो है लोकसभा। लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जनता का सदन? क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जनता भाग लेती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक वोटिंग करते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली भी इसीलिए है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते। लोकसभा का गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में जब संविधान लागू हुआ तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है मूल संविधान में 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ
और 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू हुआ, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद लोकसभा की सदस्य संख्या 525 निर्धारित की गई। बाद में 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। ये क्वेश्चन एक कंपटीशन जिसमें मैं भी बैठा था, आरएस का एक क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन आया था प्री परीक्षा में कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 कब निर्धारित की गई थी। तो आपको ये याद रखना है, लोकसभा की सदस्य संख्या 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 545 निर्धारित की गई थी। इसके बाद में एक अधिनियम पारित हुआ 1987 में, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम। उसमें यह तय किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिनमें से 530 राज्यों से चुने जाएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन फिलहाल वो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 ही है, यद्यपि अधिकतम 552 हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या है 545, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 552। ये जो फिलहाल 545 सदस्य हैं, इनमें से 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, यद्यपि 20 चुने जाने चाहिए केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन चुने जाते हैं 13, और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। ये जो एंग्लो इंडियंस का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये एंग्लो इंडियन कौन है। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तो कई ऐसे ब्रिटिश नागरिक थे, यूरोपियन नागरिक थे, जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी, उन्होंने भारत में संपत्तियां खरीद ली थी, वो भारत के ही निवासी बन गए और वो भारत से नहीं गए। तो ऐसे लोग, ऐसे युवक या युवतियां जिनके पिता, दादा, परदादा या पितृवंश में से कोई भी यूरोपियन मूल का हो तथा माँ, दादी, परदादी या माता जो है भारतीय मूल की हो, उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगी। जरूरी नहीं कि उसके दादा परदादा ब्रिटेन के ही हों, वो जो है स्विट्जरलैंड के भी हो सकते हैं, बेल्जियम के भी हो सकते हैं, स्पेन के भी हो सकते हैं, पुर्तगाल के भी हो सकते हैं, यूरोपियन मूल के होने चाहिए, तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस को दी गई हैं। अब SC ST को भी आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाएंगी। लोकसभा में SC की फिलहाल सीटें 84 हैं तथा ST यानी अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये प्रावधान शुरू में 10 वर्षों के लिए था, लेकिन इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है और फिलहाल इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। राज्यों को स्थानों का जो आवंटन होता है वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है उसे लोकसभा में उसके सदस्य ज़्यादा निर्वाचित होते हैं। जैसे यूपी है, यूपी की जनसंख्या अधिक है तो यूपी से 80 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। जो राज्य छोटे हैं उनसे कम निर्वाचित होते हैं। जैसे अपन बात करें तो मिजोरम है, सिक्किम है, इनसे लोकसभा जो सदस्य हैं वो कम निर्वाचित होते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत में प्रत्येक नागरिक समान है। अगर सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान कर देते तो ये नुकसान ये होता कि किसी राज्य की जनसंख्या जो है, एक लोकसभा सदस्य तो 50 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक लोकसभा सदस्य से 50,000 का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। यानी 50,000 नागरिकों के वोट की वैल्यू 50 लाख नागरिकों के वोट की वैल्यू के बराबर कैसे होगी। जब देश में हर नागरिक समान है तो उसके वोट की वैल्यू भी समान होनी चाहिए। तो जनसंख्या के आधार पर समरूपता बनी रहे, इसके लिए राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक उनकी सीटें ज़्यादा, जिनकी जनसंख्या कम उनकी लोकसभा में सीटें कम। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो प्रावधान है, जैसे शुरू में क्या किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सदस्य चुने जाने का प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटन करने का ये जो प्रावधान है, जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है उन पर यह लागू नहीं होगा।
दूसरा है निर्वाचन क्षेत्र। जैसे राज्य को सीटें अलॉट हो गई, जैसे राजस्थान को से 25 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो राजस्थान के जो 25 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय भी ये ध्यान रखा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर समरूपता बनी रहे। ऐसा नहीं कि भाई जयपुर का जो लोकसभा सांसद है, जयपुर ग्रामीण का जो लोकसभा सांसद है वो ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे और जो है बाड़मेर का लोकसभा सांसद कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखा जाएगा कि राज्य को भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में इस आधार पर बांटा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर समरूपता बनी रहे। यानी किसी राज्य क्षेत्र विशेष की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्र को हटा के जिस राज्य क्षेत्र की जनसंख्या कम है उससे मिलाकर जनसंख्या की समरूपता बनाई रखी जाएगी। इस प्रणाली को बोलते हैं परिसीमन करना, सीमांकन करना। तो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, उससे पता पड़ जाता है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। उसके आधार पर ही जो है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कर दिया जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है किसी लोकसभा क्षेत्र की, उसका जो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या बढ़ी है उसका कुछ क्षेत्र हटाकर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है ताकि जनसंख्या के आधार पर समरूपता बनी रहे। तो 3 परिसीमन आयोग 1972 में, 1952 में, 1962 में और 1972 में गठित किए जा चुके थे। इसके पश्चात जो है ये तय कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कि लोकसभा की जो सीटें हैं जिनकी सदस्य संख्या 545 थी ये 2000 तक यही रहेंगी और जनगणना जो है 1971 की ही आधार माना जाएगा। उसके पश्चात क्या हुआ कि 84वां संविधान संशोधन 2001 हुआ जिसमें तय किया गया कि 2026 तक सीटों की संख्या तो लोकसभा की 545 ही रहेगी, लेकिन जनगणना जो थी वो 1971 की रहेगी। उसके बाद में 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2001 की जनगणना को आधार मानकर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और इसके लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग गठित किया। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं इससे। लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये संविधान संशोधन था 84वां संविधान संशोधन 2001। जनगणना 2001 का आधार माना गया 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में इससे सवाल आ चुके हैं। तो 545 में से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे किया जाता है? दरअसल लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक इसमें भाग ले सकता है। पहले वयस्क नागरिक की परिभाषा 21 वर्ष थी। लोकसभा सदस्यों के चुनाव होते थे उसमें 21 साल के नागरिक वोट डालते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोटिंग की ये जो सीमा है ये 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वोटिंग की जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? ये 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा की गई। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है वो लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकता है, बशर्ते कि वो विकृत चित्त नहीं हो, अर्थात पागल नहीं हो, भारत राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं हो, अपराधी हो या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद के किसी कानून द्वारा वोट डालने से अयोग्य घोषित नहीं हो। यह अनुच्छेद 326 में ये प्रावधान किया गया है। अब सदस्य, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 25 वर्ष हो। कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वह निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तीसरी अनुसूची है जिसमें सदस्य निर्वाचित होने के लिए शपथ का प्रारूप दिया गया है, उसकी निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेता हो। और उसके अलावा पास वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के किसी कानून द्वारा निर्धारित की गई हो। इन संसद सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करने के लिए 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया और जिसके तहत निम्नलिखित योग्यताएं और जोड़ी गई। पहले तो मूल संविधान में तो योग्यताएं थी, भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 25 वर्ष हो, संसद द्वारा निर्धारित जो शपथ का प्रारूप है उसका निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता हो। ये 3 योग्यताएं थी। बाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा कुछ और योग्यताएं निर्धारित की गई, जैसे आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए भारत के किसी राज्य क्षेत्र का,
किसी केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। SC ST का होना जरूरी है। जैसे SC ST की सीट है, तो जैसे मान लो राजस्थान में SC ST की सीट पे मध्य प्रदेश का SC ST का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। यानी SC ST का व्यक्ति होना जरूरी है। SC ST के लिए आरक्षित सीट पर SC ST का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वह उसी राज्य का निवासी हो, किसी दूसरे राज्य का SC ST का व्यक्ति भी उस सीट पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन असम का जो स्वतंत्र जिला है और जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर केवल असम के ही SC ST के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा है भारत राज्य क्षेत्र में किसी निर्वाचन नामावली में वह पंजीकृत होना चाहिए। हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र से राजस्थान का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अयोग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 2 के अनुसार में कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो केंद्र और राज्यों के मंत्री हैं वो लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते। कोई व्यक्ति अगर लाभ के पद पर है तो चुनाव लड़ने के लिए उसे लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, विकृत चित्त या दिवालिया नहीं हो, यानी पागल नहीं हो या न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। यदि भारत का नागरिक नहीं है और विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उसमें भी दल बदल से संबंधित जो है प्रावधान लागू किए गए। अगर कोई व्यक्ति दल बदल से संबंधित अयोग्यता धारण करता है तो वह संसद का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। दल बदल से संबंधित योग्यताएं क्या हैं? जिस राजनीतिक दल की सीट टिकट पर चुनाव लड़े उसे छोड़ दे, उस राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध जाकर वोटिंग करे या वोटिंग में भाग नहीं ले, कोई निर्दलीय सदस्य चुने जाने के बाद में किसी दल की सदस्यता ले ले, या कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल माना जाता है। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, कि जैसे वो लोकसभा का भी सदस्य हो, राज्यसभा का भी सदस्य हो, ये संभव नहीं है। न ही वह लोकसभा के साथ साथ किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य हो सकता है, एक साथ दोनों की सदस्यता नहीं ले सकता, एक की सदस्यता उसे छोड़नी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी सदस्य की अयोग्यता को लेकर कोई विवाद होता है कि ये गलत तरीके से चुनाव जीत गया, गलत चुनाव में इसने भ्रष्टाचार किया या चुनाव में इसने जानकारी छुपाकर चुनाव लड़ा, तो उनका निर्णय जो है वो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श से ही उसकी अयोग्यताओं के बारे में निर्णय लेता है। लेकिन दल बदल को लेकर अगर कोई अयोग्यता उत्पन्न होती है कि कोई आदमी जो है किसी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान कर दे या चुने जाने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। लोकसभा की पहली बैठक शुरू होने से लेकर 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है अनुच्छेद 83(2) के अनुसार। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देके लोकसभा को भंग भी करवा सकता है। यदि आपातकाल चालू हो तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और फिर प्रस्ताव पारित करके पुनः 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी कितने दिन तक चलेगी कह नहीं सकते, तो ऐसे एक-एक करके कितने भी लंबे समय तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि चुनाव आयोग ये प्रमाणित करके दे कि इन परिस्थितियों में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। जैसे जब 1975 में आपातकाल लागू किया गया था तो लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था कि 5वीं लोकसभा कार्यकाल 1976 में खत्म हो रहा था, 1976 से 77 किया गया और फिर 77 से 78 किया गया। यद्यपि दूसरा कार्यकाल दूसरी बार जो वर्दी की गई थी उससे पहले ही चुनाव करा लिए गए थे और नई लोकसभा का गठन हो गया था। आपातकाल खत्म होने के 6 माह बाद ये जो अवधि बढ़ाई गई है ये लागू नहीं रहेगी। एक प्रावधान और किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। फिलहाल लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष ही है। शपथ जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। ये प्रावधान जो है 3री अनुसूची के अंदर किया गया है। कोई भी व्यक्ति शपथ लेने के बाद ही सदन में बैठने का उत्तराधिकारी होता है
और वोटिंग में भाग लेने का अधिकारी होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शपथ नहीं ली थी और वोटिंग में भाग लेता है, सदन में बैठता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। शपथ जो है इनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। जब लोकसभा की जब पहली बैठक आयोजित होती है तो राष्ट्रपति संसद के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और वह प्रोटेम स्पीकर ही इनको शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, फिर वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएगा। जब वो लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं तो खुद में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, लोकसभा के सदस्य इनको बढ़ाते रहते हैं। अधिवेशन साल में राष्ट्रपति द्वारा कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाएगा। हालांकि 3 अधिवेशन होते हैं। राष्ट्रपति इस बात का ध्यान रखेगा कि 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो। वैसे सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है और ये मानसून सत्र जिसको अपन बोलते हैं, बजट सत्र होता है। एक साल की जो शुरुआत होती है वो बजट सत्र से होती है, उसके बाद में जो है ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र होता है और उसके बाद में शीतकालीन सत्र होता है। तो 3 सत्र जो है संसद के, लोकसभा के होते हैं। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति है कि लोकसभा का सत्र तभी शुरू होगा जब अध्यक्ष ये सुनिश्चित कर ले कि कोरम पूरा हो गया है, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा की कार्रवाई स्पीकर के द्वारा शुरू की जाएगी। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545, 1/10 बनता है 55, यानी लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात लोकसभा के सदस्य खुद में से ही अनुच्छेद 93 के अनुसार एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बहुमत के द्वारा इसका फैसला होता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के द्वारा इस बात का फैसला करते हैं कि कौन स्पीकर बनेगा और कौन डिप्टी स्पीकर बनेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता, क्योंकि वह प्रोटेम स्पीकर के सामने लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर चुका होता है, इसलिए वह स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि प्रोटेम स्पीकर शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने, लेकिन स्पीकर शपथ नहीं लेता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी कार्य की वजह से अब्सेंट हैं, तो उस समय लोकसभा के सदस्य एक स्पीकर का पैनल बनाते हैं और उस पैनल में से जो निर्धारित व्यक्ति होता है वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को पद से हटा दिया जाए, दोनों की मृत्यु हो जाए या दोनों का त्यागपत्र हो जाए, तब तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि इस समय कौन स्पीकर बनेगा, जब तक कि नया परमानेंट स्पीकर नहीं चुन लिया जाता। और यदि वो अब्सेंट हो तो उस समय एक स्पीकर का पैनल होता है, उसमें से निर्धारित व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले अध्यक्ष को सूचना देनी होती है। इसके बाद में जो लोकसभा के जो तात्कालिक समस्त सदस्य हैं उसके बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, मतदान में भाग ले सकता है। लेकिन अगर बराबर वोट आ जाए तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही अपने तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से हटा सकते हैं। लोकसभा का जब विघटन जो हो जाता है तो विघटन होने के बाद भी स्पीकर जो है वह इस्तीफा नहीं देता, बल्कि जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और नया स्पीकर पद धारण नहीं कर लेता, तब तक नई लोकसभा के गठन के पहली बैठक तक वह स्पीकर अपने पद पर रहता है। इसके अलावा वह संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष, मैंने आपको बताया कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, अध्यक्ष के रूप में कोई अलग से शपथ ग्रहण नहीं करता। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या हैं? वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अगर मान लीजिए कोई वो कह रहा है किसी सदस्य को कि भाई बैठ जाओ,
हो हल्ला मत करो, शोर शराबा मत करो। अगर वो उसकी बात नहीं मानते हैं तो लोकसभा के अंदर मार्शल होते हैं, वो मार्शलों को कह सकता है कि इस सदस्य को पकड़ के बाहर कर दीजिए। वो उसे पकड़कर बाहर भी कर सकता है, उसे किसी व्यक्ति को सदन की बैठकों में भाग लेने के लिए मना भी कर सकता है और उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। इसके अलावा दल बदल के आधार पर अयोग्यताएं जो निर्धारित होती हैं उसके संबंध में फैसला भी स्पीकर करता है। लोकसभा सदस्य के दल बदल से को लेकर कोई बात उठती है तो स्पीकर उसका फैसला करता है। वह भारतीय संसद समूह का पदेन सभापति भी होता है। इसके अलावा सदन में अव्यवस्था फैलती है तो सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है, संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा और राज्यसभा का जो जॉइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता स्पीकर ही करता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का जो जॉइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर सामान्यतः वोटिंग में भाग नहीं लेता, लेकिन अगर बराबर वोट आ जाए तो वह निर्णायक वोट डाल सकता है। किसी सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार देना, प्रश्न पूछने का क्रम निर्धारित करना, प्रश्न पूछने का समय निर्धारित करना, बोलने का क्रम और समय निर्धारित करना, किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना, ये सारे काम स्पीकर करता है। इसके अलावा जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, लोकसभा की जो समितियां होती हैं, उनके सभापतियों की वह नियुक्ति करता है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर नियम समिति का, सामान्य प्रयोजन समिति का और मंत्रणा समिति का खुद अध्यक्ष भी होता है। तो लोकसभा में नियम समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति होती है, सामान्य प्रयोजन समिति होती है, उसका स्पीकर स्वयं ही अध्यक्ष होता है। कोई भी सदस्य स्पीकर की अनुमति से ही भाषण कर सकता है। कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो वह सदन की कार्रवाई से उन शब्दों को निकाल सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और लोकसभा के मध्य, संसद के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है, उस पत्र व्यवहार में वह कड़ी का काम करता है। वह स्पीकर के माध्यम से ही पत्र व्यवहार किया जाता है। किस सदन में दर्शकों को या प्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाना है या नहीं, वह भी स्पीकर तय करता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का काम भी स्पीकर ही करता है। जो स्पीकर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह काम करता है और वह इन सारे कार्यों को संपादित करता है। अब आपने आज देखा कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, योग्यताएं क्या होती हैं, अयोग्यताएं क्या होती हैं, शपथ कौन दिलाता है, कैसे निर्वाचन होता है, स्पीकर कैसे चुना जाता है, डिप्टी स्पीकर कैसे चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो आपका जो असाइनमेंट ये है कि आप लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों का वर्णन करेंगे। इसको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में इस असाइनमेंट को आप भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।